आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं घटना चक्र पॉलिटी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज का हमारा चैप्टर है शासन प्रणाली। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं शासन प्रणाली। सबसे पहले है राजतंत्र। यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राजमुकुट धारण करता है वह आनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। दूसरा है हमारा कुलीन तंत्र। इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में ही निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। अगला है तानाशाही। इसे अधिनायक तंत्र डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगला है प्रजातंत्र। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वह विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग। तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं? तत्व संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग तथा सरकार या सत्ता। तो संप्रभुता, जनता, भूभाग, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता ये राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। तो राज्य के लिए कंपलसरी जो अनिवार्य तत्व है वो संप्रभुता होती है। इसके बिना राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 में के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटेन क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। तो कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे हम
राजपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीयकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुसार आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीलर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये हमारा शॉर्ट नोट्स था। अब आइए इस पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो क्या ये व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है? एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधन को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं? या बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ आए हैं? या एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है? तो इनमें से क्या होगा? तो हमने देखा था कि राज्य के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है? व्यक्ति एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार होनी चाहिए। तो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट अनिवार्य क्या है? सरकार का होना। इसलिए हमारा चॉइस एक जो है वो सही हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो।
वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामले को संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं। क्या क्या है भाई? जनसंख्या है, सरकार या सत्ता है, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग है, संप्रभु अर्थात वह अपने घरेलू या बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभु होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता भी हमने देखा राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो क्या ये दोनों सही है या एक सही है या कोई भी नहीं? तो यहाँ से हमारा 1 नंबर जो है वो क्वेश्चन सही है। भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके संगठन के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट सवाल, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो विधायिका ही कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। और सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में जो कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से में आरंभ हुई थी? ये हमने देखा था ग्रेट ब्रिटेन यूके से आरंभ हुई थी। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, किस बात में भिन्न है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली से क्या है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि न्यायिक पुनर्वलोकन की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसलिए हमारी जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस मामले में भिन्न है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एक नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत व ब्रिटेन दोनों संसदीय प्रणाली में लागू होती है। नेक्स्ट सवाल, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो ये गलत है, ये एक नंबर हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके उत्तर चुनिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोपरि विधि पदाधिकारी है, जो कि किसी विधि को सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती वाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 जो सही है। कथन 2 सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्वर्लित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये संसदात्मक है, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, लेकिन आपको अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। भारत में अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक शासन, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित कौन सही नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति भी है, राष्ट्रपतीय पद्धति का सरकार है। यहाँ पे राष्ट्रपति पद्धति का सरकार नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यह राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज और संघीय प्रशासन को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, क्या लाभ है इसका? तो इसका लाभ ये है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। सही है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये आपका गलत है। तो इसमें से 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 75(5) की उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने ही 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(3) इसके लिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये आपको विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तर जवाबदेह है, तो ये हो सकता है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये गलत है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये नहीं है। उपयुक्त में से 1 से अधिक सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शासन प्रणाली की समांतर 2 पत्तियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र एक क्रिया विधि है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इसके एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये एकीकृत तो नहीं करती है, तो ये आपको बी सही हो जाएगा। हमारा 4 गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तथापि यह एकीकृत यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है। तो हमारा इसमें चारों सही हो जाएगा। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो एक संविधान सुसंगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी है, लेकिन सत्तावादी सरकार यहाँ नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता को अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार गठन करती है, यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो किससे? भारत के संविधान से प्राप्त होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार है, बिल्कुल नहीं है। कोई सरकार जिसमें प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति है, ये भी नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, ये भी नहीं है। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, तो ये हमारा सही है। संवैधानिक सरकार का यही मतलब होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र या राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुछ को सही से उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये तो सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो ये हमारा दोनों सही है, और लेकिन कारण इसकी व्याख्या नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या
नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? तो जवाबदेही तो है, कानून का नियम भी है, पारदर्शिता भी है, लाल फीताशाही आपको सुशासन की व्यवस्था नहीं है। लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता सुशासन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों को वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर को आर्थिक पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न योजनाओं को लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये कल्याणकारी राज्य की धारणा को व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी है, समाजवादी भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन साम्यवादी भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया है, किंतु साम्यवादी राज के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख है हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र। तो यही हमारा डी सही हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हमारा जनता है। राजनीतिक सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। एक्सप्लेनेशन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने जनता है, जनता स्वामी न होकर सेवक है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो ये एकल कार्यपालिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका में सत्ता केंद्रीकृत होती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है तो क्या है? तो अध्यक्षात्मक के लिए आपको
वर्णित सभी तत्व क्या है, सही है। क्या है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो अध्यक्षात्मक शासन में ये तीनों विशेषताएं होती हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प क्या है, सही है। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। अगला सवाल, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने के अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार है अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन उचित तरीके से नहीं करते तब जनता चुनाव समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्ता दल को